हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव में जनन से संबंधित। आज नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम्स पढ़ेंगे, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मानव में जनन में क्या होता है कि मानव जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, मनुष्य एक लिंगी होते हैं। मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग जीव में होते हैं और मेल के द्वारा स्पर्म्स प्रोड्यूस किया जाता है या शुक्राणु का निर्माण किया जाता है और फीमेल के द्वारा या मादाओं के द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाता है। फिर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन के फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है मादा के गर्भाशय में, है ना। और मादा के गर्भाशय में ही उस जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण से पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते। बच्चा जो है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है गर्भाशय के अंदर में और मादा जो है वो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती है और यह क्रिया कहलाता है विविपेरिटी या सजीव प्रजकता। यह हम चैप्टर 1 में कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से मनुष्य में नर जनन तंत्र में 2 प्रकार के अंग पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि प्राथमिक जनन अंग और दूसरा आता है सेकेंडरी। तो प्राथमिक नर जनन अंग में पाया जाता है एक जोड़ी टेस्टिस और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में कुछ नलिकाएं होती हैं और कुछ ग्रंथियां होती हैं। तो नलिकाओं में क्या है, वास इफरेंस, रेटेटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस आते हैं जो नलिकाओं के अंतर्गत हैं। हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे तो बताते जाएंगे कि ये इनका पोजीशन क्या है और इनके फंक्शन क्या हैं। सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड 3 ग्रंथियां हैं। आगे एक एक करके सबका डिटेल अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वृषण या टेस्टिस जो एक जोड़ी मुख्य जनन अंग है मेल्स में या नर जनन अंग का मुख्य भाग होता है, एक जोड़ी टेस्टिस या वृषण जो कि पेल्विक रीजन में पाया जाता है। नर जनन अंग श्रोणि रीजन में पाया जाता है, शरीर के पेल्विक रीजन में, और उदर के बाहर की ओर एक जोड़ी अंडाकार होता है और लटकता रहता है जो कि एक बाहर से एक थैलेनुमा संरचना में बंद रहता है। ये संरचना कहलाता है स्क्रोटम। ये थैलेनुमा संरचना क्या कहलाता है, स्क्रोटम कहलाता है। जो टेस्टिस का जो सेक है या वृषण की कोश है ये उदर गुहा से इंग्विनल कैनाल के द्वारा जुड़ा रहता है। इसको क्या कहते हैं, इंग्विनल कैनाल के द्वारा जुड़ा रहता है। और टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम सेक से गुबर्नाकुलम के द्वारा जुड़ा रहता है, गुबर्नाकुलम के द्वारा जुड़ा रहता है। ये दोनों लिगामेंटस टिश्यू हैं और इनके द्वारा टेस्टिस जो है वो एक लिगामेंटस टिश्यू है जो टेस्टिस स्क्रोटम सेक से गुबर्नाकुलम के द्वारा जुड़ा रहता है और स्क्रोटम सेक एब्डोमेन से या उदर गुहा से इंग्विनल कैनाल के द्वारा जुड़ा रहता है। और इसी कैनाल के थ्रू जितने भी टेस्टिस में ब्लड वेसल्स, नर्व्स और जितने भी कैनाल्स हैं, नर्व है जैसे ब्लड वेसल है और नर्व है आदि, ये सब या इसमें प्रवेश किए रहते हैं इंग्विनल कैनाल के द्वारा टेस्टिस में, ठीक है, या वृषण कोश में प्रवेश करते हैं। अब टेस्टिस की संरचना को यदि ट्रांसवर्स सेक्शन काट कर देखें तो अलग दिखाई पड़ेगा और उसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन या उसका लंबवत काट करके देखें तो उसके भीतर की संरचना में निम्न भाग दिखाई पड़ते हैं। देखिए, बाहर से जो इसमें लेयर होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस और भीतर की ओर जो इस तरह कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर स्थित होता है उसको कहते हैं एल्बुजिनिया। भीतर के लेयर को क्या कहते हैं, एल्बुजिनिया कहते हैं। ये एल्बुजिनिया भीतर की ओर टेस्टिस की कैविटी में धंस कर इस तरह से कंपार्टमेंट्स बना देती हैं या चैम्बर्स बना देती हैं। इन चैम्बर्स को कहा जाता है लोब्यूल्स। इन चैम्बर को क्या कहा जाता है, लोब्यूल्स कहा जाता है। ये लोब्यूल लगभग 250 के करीब एक टेस्टिस में पाई जाती हैं और प्रत्येक लोब्यूल के अंदर में 2 से 3 तक शुक्र जनन नलिकाएं या फिर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती हैं, है ना। शुक्र जनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती हैं और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो प्रत्येक में 2-2 या 3-3 हैं वो सभी आपस में मिलकर माने एक छोटी सी ट्यूबुलाई रेक्टाई में प्रत्येक चैम्बर से ट्यूबुलाई रेक्टाई में निकलती हैं। ये ट्यूबुलाई रेक्टाई जो होती हैं वो आपस में मिलकर एक नलिकाओं के जाल में ओपन होती हैं और उस जाल को कहा जाता है रेटेटेस्टिस। अब रेटेटेस्टिस से लगभग प्रत्येक टेस्टिस में 10 से 12 कैनाल निकलती हैं और वो कैनाल कहलाती हैं, वो नलिकाएं कहलाती हैं वास इफरेंस। ये नलिकाएं क्या कहलाती हैं, वास इफरेंस कहलाती हैं या शुक्रवाहिकाएं कहलाती हैं। और ये वास इफरेंसेस जो हैं वो आगे की ओर टेस्टिस से लगा हुआ एक विशेष संरचना में खुलती हैं,
है ना। ये टोपीनुमा संरचना जो टेस्टिस के अंदर की ओर या वृषण के अंदर की ओर स्थित है, इस तरह से टोपीनुमा संरचना जो चिपकी हुई है इसमें ओपन होती हैं और ये संरचना कहलाती है एपिडिडाइमिस या अधिवृषण। ये संरचना क्या कहलाती है, ये देखिए एपिडिडाइमिस। सबसे पहले ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है वो किस में खुली, रेटेटेस्टिस में खुली, है ना। अब ये रेटेटेस्टिस जो है वो मिलकर क्या बनाती हैं, वॉस इफ्रेंस बनाती हैं। 10 से 12 तक वॉस इफ्रेंस या शुक्रवाहिकाएं। ये शुक्रवाहिकाएं एक विशेष संरचना में खुलती हैं। नलिका, एक नलिकाओं का जाल है जो कि इसमें टेस्टिस के अंदर की ओर फैला हुआ है। ये 3 भाग बनाता है, इसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। इसमें 3 भाग होते हैं। एक तो इसका हेड रीजन होता है, उसको कैपुट कहते हैं, और बॉडी जो होता है वो कॉर्पस कहलाता है, और नीचे की ओर टेल रीजन जो है वो कॉडा कहलाता है। वास्तव में ये भी एक कुंडलित नलिका ही है, और इसमें इसका मुख्य कार्य क्या है, यहाँ से जो स्पर्म्स या सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स या शुक्र जनन नलिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण हुआ है, उन शुक्राणुओं को लेकर आने का कार्य कौन करता है, वॉस इफ्रेंस करता है। फिर इस वॉस इफ्रेंस से कहाँ पर संग्रह हो जाता है, एपिडिडाइमिस में संग्रह हो जाता है, और एपिडिडाइमिस में कैपुट रीजन में संग्रह रहता है। और धीरे से फिर जब स्पर्म्स मैच्योर हो जाते हैं तो यहाँ से बॉडी से होते हुए, उसके टेल रीजन से होते हुए आगे की ओर किस में ओपन होते हैं, वॉस डिफरेंस में ओपन होते हैं, या शुक्र वाहिनी में ओपन होते हैं। यहाँ पर ये देखिए लास्ट में ये जहाँ पर ओपन होते हैं इसको क्या कहते हैं, शुक्र वाहिनी या स्पर्म डक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स किस में ओपन हुई, ट्यूबुलाई रेक्टाई में। ट्यूबुलाई रेक्टाई कहाँ ओपन हुई, रेटेटेस्टिस में, और रेटेटेस्टिस आगे की ओर एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस का अंतिम सिरा जो है वो क्या बनाता है, यहाँ पर देखिए ये वॉस डिफरेंस को बनाता है, और ये वॉस डिफरेंस अब उदर गुहा से स्क्रोटम सेक से बाहर निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती हैं, दोनों ओर की वॉस डिफरेंस या शुक्र नलिकाएं। और ये नलिकाएं जो होती हैं और आगे की ओर ऊपर पहुंचकर यूरेटर से लूप बनाते हुए, दोनों ओर देखिए यूरेटर से या मूत्र नली से इस तरह से लूप बनाते हुए आगे की ओर किस में खुलती हैं, सेमिनल वेसाइकल की डक्ट यानी शुक्राशय। शुक्राशय क्या है, एक थैलेनुमा संरचना है जो कि विशेष प्रकार का द्रव स्रावित करता है, चिपचिपा द्रव स्रावित करता है, और वीर्य का शुक्राणु के साथ में मिलकर उसको एक तो गतिमान बनाने का कार्य करता है, और उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है शुक्राशय के द्रव में, और फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और एंजाइम्स कुछ पाए जाते हैं, और वो सब स्पर्म्स के साथ में मिलकर एक द्रव बनाते हैं। और ये द्रव जो है आगे की ओर दोनों सेमिनल वेसाइकल की डक्ट और वास डिफरेंस यानी कि शुक्र वाहिनी दोनों आपस में मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, और ये डक्ट कहलाता है इजाकुलेटरी डक्ट या स्खलन नली। तो अभी तक यहाँ पर स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण हुआ है, और ये निकलकर एपिडिडाइमिस से होते हुए, वास डिफरेंस से होते हुए ये स्पर्म कहाँ तक आ रही हैं, इन शुक्र वाहिनी से होते हुए शुक्राशय में जाकर कुछ देर के लिए कलेक्ट रहती हैं, और यहाँ से उसके द्रव के साथ में मिलकर आगे की ओर स्खलन नली के द्वारा किस में ओपन हो रही है। यहाँ पर देखिए ये मूत्राशय है या यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ से यहाँ नीचे सीधी जो है वो यूरेथ्रा ओपन हो रही है, उसमें ओपन होती हैं। तो दोनों ओर की इजाकुलेटरी डक्ट या स्खलन नली किस में ओपन हो रही हैं, यूरेथ्रा में ओपन होती हैं। अब आगे हम देखते हैं, ये हो गया नलियों की व्यवस्था। नलियों के बाद में हम देखते हैं आगे की ओर सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल के द्वारा द्रव जो है लगभग सीमेन या वीर्य का 70% हिस्सा को बनाता है, और ये स्पर्म को गति प्रदान करते हैं। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल जो है वो स्पर्म को पोषण प्रदान करने के साथ साथ इसका द्रव गति भी प्रदान करते हैं। उसके बाद आगे की ओर देखते हैं दूसरी ग्रंथि क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पर स्थित है, इस तरह से यूरेथ्रा जो है वहाँ यूरेथ्रा का वह हिस्सा जहाँ पर इजाकुलेटरी डक्ट खुलती हैं, वहीं पर ये कौन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्रंथि पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से भी फिर एक विशेष प्रकार का द्रव स्रावित होता है, और ये द्रव जो है वो स्पर्म की गतिशीलता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये चिपचिपा गंधयुक्त द्रव होता है, और ये द्रव जो है वो स्पर्म्स की या शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ा देते हैं, और ये फिर आगे की ओर
किस में ओपन हो रहे हैं, यूरेथ्रा में ओपन हो रहे हैं। और यूरेथ्रा जो है या मूत्र मार्ग जो है वो आगे की ओर पेनिस या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ओपन होता है। और ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एक ओपनिंग के द्वारा बाहर खुलते हैं और ये ओपनिंग कहलाता है यूरिनोजेनाइटल। चूँकि यहाँ पर मूत्र का भी त्याग इसी के द्वारा किया जाता है, यूरिन का, और साथ ही साथ स्पर्म्स का स्खलन या इजाकुलेशन जो है वो इसी के माध्यम से होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर में यदि काट कर इसको ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखें, टेस्टिस को यदि आड़ी काट लेकर देखें तो उसके भीतर में स्पर्म्स के निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। और किस तरह से कौन कौन सी सेल्स दिखाई पड़ती हैं, देखिए यहाँ पर एक काट लेकर देखें तो इस तरह सेमिनिफेरस या शुक्र जननलिकाएँ जो हैं होती एक गोलाकार या अंडाकार संरचनाओं के रूप में दिखाई पड़ती हैं। जो है वो ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक में पड़ी रहती हैं। इन संयोजी ऊतक में क्या क्या पाए जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं और साथ ही साथ कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल या अंतराली कोशिकाएं। इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा विशेष प्रकार का नर हार्मोन या मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीशन किया जाता है और उस टेस्टोस्टेरोन का कार्य होता है नर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को डेवलप करना। तो मुख्य कार्य है ये इंपॉर्टेंट है इंटरस्टिशियल सेल जिसके द्वारा स्रावित हो रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। ठीक है। और उसके बाद इनमें यदि प्रत्येक नली के काट को स्पष्ट रूप से एक को आवर्धित करके देखें तो इस तरह से दिखाई पड़ता है। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका के बाहर की ओर स्तर होता है जर्मिनल एपिथेलियम का और जर्मिनल एपिथेलियम के बीच बीच में माने बाह्य स्तर के बीच बीच में इस तरह से बड़ी बड़ी फूली हुई कोशिकाएं दिखाई पड़ती हैं और इन कोशिकाओं को कहते हैं सर्टोली सेल्स। और ये सर्टोली सेल्स विकसित होते हुए स्पर्म को भ्रूण प्रदान करते हैं या शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं। विकसित होते हुए स्पर्म्स को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। तो दो प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं, एक तो एपिथेलियम सेल में स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं गोलाकार होती हैं और लंबी फूली हुई कोशिकाएं होती हैं सर्टोली सेल्स। तो ये स्पर्मेटोगोनिया बार बार विभाजित होकर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये द्विगुणित होती हैं। स्पर्मेटोगोनिया या जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स क्या बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं और स्पर्मेटोगोनिया से फिर स्पर्म का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो ये हम शुक्राणु जनन क्रिया जो पढ़ेंगे उसमें अच्छे से बताएंगे। अभी सिर्फ ये जान लीजिए कि यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में या शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिकाओं की दीवार में स्थित एपिथेलियम कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर स्पर्मेटोगोनिया और बाद में स्पर्म्स का निर्माण करती हैं और यही स्पर्म्स जो हैं वो ये स्पर्म्स का पोषण कौन प्रदान करता है, सर्टोली सेल्स। तो इनके हेड जो होते हैं सर्टोली सेल्स में धंसे हुए रहते हैं। इन शुक्राणुओं की जो सिर होता है वो सर्टोली सेल्स में धंसे होते हैं और ये इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया शुक्र जनन नलिकाओं की संरचना। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रंथियों में विशेष ग्रंथियों का कार्य है। एक तो सेमिनल वेसाइकल का जो द्रव होता है वो स्पर्म का या सीमेन का जो है वो 70% भाग को बनाता है जिसमें इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फ्रक्टोज और कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनके साथ में मिलकर इसका भी शुक्राणु का पथ हम तय कर रहे हैं। यहाँ से टेस्टिस से निकलकर वॉस डिफरेंस से होते हुए ये शुक्राशय में कुछ देर इकट्ठा होकर उसके द्रव को लेकर यहाँ से उनकी गतिशीलता बन जाएगी शुक्राणु की या स्पर्म्स की। फिर आगे की ओर इजैकुलेटरी डक्ट के साथ में मिलकर कहाँ ओपन हो रही हैं, यूरेथ्रा में ओपन हो रही हैं। जहाँ पर ओपन होती हैं वहाँ पर पाया जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि का जो द्रव होता है एक गंधयुक्त द्रव होता है और इसमें स्पर्म्स को गतिशीलता प्रदान करता है। उसके बाद आगे की ओर मटर के दाने के समान यूरेथ्रा में और एक ग्रंथि पाई जाती है, उसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड कहा जाता है। इसका द्रव जो होता है वो चिकनाई युक्त होता है, जो यहाँ पर इसको चिकनाई माने मादा के योनि में चिकनाई पैदा करता है ये काउपर्स ग्लैंड का जो द्रव है। तो इस तरह से सीमेन में या वीर्य में कौन कौन से द्रव शामिल हो गए, एक तो हो गया शुक्राणु के साथ में शुक्राशय का द्रव और शुक्राशय के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि का द्रव, प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद काउपर्स ग्रंथि का द्रव। तो चारों द्रव मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट है पेनिस या फिर ये कहा जाता है शिश्न कहा जाता है, जो दोनों टेस्टिस के मध्य में एक मोटा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या बाह्य जननांग कहलाता है। यह जो है मोटा मस्कुलर स्पॉन्जी होता है, बाहर की ओर फूला हुआ जो होता है वो ग्लांस पेनिस कहलाता है। और ग्लांस पेनिस में एक छिद्र होता है जिसको कहा जाता है यूरेनोजेनाइटल ओपनिंग, और यहीं से यूरेथ्रा जो है वो ओपन होता है। तो यूरेथ्रा का मुख्य कार्य क्या हो गया, या पेनिस का मुख्य कार्य दो हो गया कि पेनिस में यूरेथ्रा स्थित है तो यूरिन का भी एक तो बाहर निकालना या उत्सर्जन करना, और साथ ही साथ यहाँ से जो टेस्टिस से बना हुआ है या वृषण से बना हुआ स्पर्म है उसको इजेक्ट करने का कार्य भी कौन करता है, इस पेनिस का कार्य है। तो पेनिस को एक मैथ्यून अंग माना जाता है, इसी के द्वारा स्पर्म्स को मादा के गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। तो जिस समय ये पेनिस जो होता है वो जब एक्साइटेड कंडीशन में आते हैं या उद्दीपित होता है तो उस समय ये इनकी लंबाई बढ़ जाती है, और उस समय में ये कॉमन डक्ट में से यूरिनरी ब्लैडर का जो डक्ट का मार्ग है वो बंद हो जाता है और सिर्फ सीमेन को ही मादा के गर्भाशय में डाला जाता है ना। तो एक समय दोनों कॉमन डक्ट है, लेकिन जिस समय उद्दीपन की अवस्था होती है उस समय यह मार्ग जो है वो बंद हो जाता है। तो ये हो गया पेनिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मुख्य आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेन हैं। मुख्य जननांग, एक जोड़ी टेस्टिस है और कुछ नलियां हैं और कुछ ग्रंथियां हैं। तो नलियों का नाम और उनका कार्य और उनका ग्रंथियों का नाम और उनका कार्य जो है वो अच्छे से देख लेना है। और साथ ही साथ मेल हार्मोन का सिक्रीशन किसके द्वारा हो रहा है, इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा हो रहा है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को निर्धारित करते हैं। हम आज तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन में या मादाओं में किस तरह से पाया जाता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं।